सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय पढ़ रहे हैं हम छठा केंद्र सरकार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियां। इस पाठ को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं इस पाठ को दोबारा से थोड़ा सा बोर्ड पे बताऊंगा ताकि क्या चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो पावर ऑफ कैबिनेट, यानी जितने अपने मंत्री होते हैं ना, उनकी देखो। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी। अनुच्छेद 74। किंतु यह परंपरागत शब्दावली है और जहां तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और इसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहते हैं। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और विदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या काम करने हैं, ये निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल, जिसको अपना कैबिनेट मंत्री कहते हैं। फिर एक कानून निर्माण पर नियंत्रण। पूरा देश में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, कैसे कानून लागू करनी है, क्या हटाना है, ये सब इनके हाथ में होता है। संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक का मतलब जिस देश में संसद कानून बनाती होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारक तक ही सीमित नहीं, वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारण कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया गया है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है, ये भी आपको पता है, मैंने बता दिया। लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, तो जो मैं बात बता रहा हूँ इसको ढंग से सुनना, फिर मैं आपको ये चीज़ें बोर्ड पे बताऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगी। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जैसे गृह मंत्री अलग, वित्त मंत्री अलग, रेल मंत्री अलग, जल मंत्री अलग, ऐसे वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। वित्तीय कार्य भी होते हैं, जैसे वित्त मंत्री का काम। देश की आर्थिक नीति निर्धारण करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है, किंतु इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध या शांति संबंधी घोषणाएं की जाती है और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए गए हैं। नियुक्ति संबंधी कार्य क्या होते हैं? तो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने और शासन व्यवस्था को संविधान, यानी पक्ष और विपक्ष होते हैं। जैसे आज भाजपा है ना, तो इसका विपक्ष कौन है? कांग्रेस। तो दो सत्ता होती है, विपक्ष पक्ष। तो विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने और शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये होगी। अब आती है हमारी न्यायपालिका। सरकार का तीसरा रंग कौन सा है? न्यायपालिका। और पूरे देश में क्या है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की संख्या। मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी जब बना था 1950 में। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया। 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई 2008 में। अब वर्तमान में आपको पता है 34 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। इन्हें नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर की जाती है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं नामों से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, यानी वो होती है कॉलेजियम व्यवस्था। अब देखो योग्यता क्या होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश में कार्य कर चुका हो, या फिर ये नहीं है तो किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की दृष्टि से अगर कानून का ज्ञाता है तो भी राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर कार्यपालिका और महाभियोग। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहता है। इस अवस्था के पूर्व वह समय त्याग पत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर दे, भी वो न्यायाधीश है वो आपत्तिजनक है और अच्छा आचरण नहीं करा है और ये सिद्ध हो जाए 2/3 बहुमत से, तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकते हैं। वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं। मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, अब बढ़ा दिए, ठीक है, पहले 1 लाख थे, अब लगभग 2.5 लाख के आसपास हो गए। अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये, इनकी भी संख्या बढ़ा दी है लगभग। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति पेंशन ग्रेजुटी की व्यवस्था है, यानी हटने के बाद भी पेंशन दी जाती है। वेतन और भत्ते समय समय पर संशोधित होती हैं। उन मुक्तियां न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति, यानी इनकी पूरे देश में कहीं आलोचना नहीं हो सकती। न्यायालय का मुख्य स्थान अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। संविधान में यह निश्चित किया गया कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं वे पद से निवृत्ति के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी से के सामने वकालत नहीं करेंगे। अब आती है इसके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम एक वीडियो में अलग से करेंगे।